CAPFAC 2023 Mission 250 plus. Today we will see day number 4. So on regular basis you should do these questions. More you practice, better it is. At the end of the day, whatever practice you have done, that matters, plus revision. Two things are at most important. Okay. So first question is, what is F414? So F414 means it is a fighter aircraft of USA, fighter aircraft of Russia, an engine for light combat aircraft or a submarine to explore treasures in the deep of the ocean. So in these options, see the things key, it is of US origin, but it is engine for light combat aircraft. So it is of General Electric turbojet engine. Okay, so it is a turbojet engine of light combat aircraft. It will be used, but engine is of General Electric. Okay, so C is the correct answer. Next question number 2. The National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? So it was for the right to healthy environment constituted as the part of right to life under Article 21. So आर्टिकल 21 जो है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, आपके अनुच्छेद जो 21 में है, वो जीवन के अधिकार का एक भाग माना जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 255(1). कि ये इसके प्रोविजंस के तहत किया गया है? नो. एक्चुअली ये जो आपका मेनली है राइट टू लाइफ और हेल्दी इन्वायरमेंट. अब ट्राइब्स देखोगे कि ट्राइबल पीपल हैं, लेकिन उनका वेलफेयर एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, और ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. तो ये इसका फर्स्ट वन भी हो जाएगा, तो 1 आंसर आपका हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द चेयरमैन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमिटी है, समिति है, उसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEFCC मींस वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में के विशेष सचिव या अपर सचिव, ये आपके होते हैं. ये इसमें कोई भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल है, मान के चलो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी क्रॉप और ये सब इसमें यूज आप करते हो, तो ये इसमें से इसका अप्रूवल लेना आवश्यक होता है. और ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत है. ऑब्वियसली समझ सकते हो कि जो आपका स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEFCC है. और ये जो 1986 का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत ये बनाया गया है. ओके, और ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी है. स्टैट्यूटरी कमिटी मींस थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ है. तो डी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. द टर्म ऑटार्की ऑफन अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद. तो जो ऑटार्की शब्द का मतलब ये होता है, ऑटार्की का मतलब ये नहीं है कि जो आपका मोनार्की और ये सब. ओके, सो अ कंट्री विद क्लोज्ड इकोनॉमी. आज के डेट में थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि क्लोज्ड इकोनॉमी मान के चलो नॉर्थ कोरिया या पहले क्यूबा भी माना जाता था, लेकिन आज के डेट में प्रैक्टिकली में कोई भी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी नहीं है. एक कह सकते हो आज के डेट में ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. तो ये ऐसा कंट्री यानी कि वो आइदर देखो क्लोज इकोनॉमी का इट डजंट मीन कि एवरीथिंग में वो सफिशिएंट है, बट दैट इकोनॉमी डजंट वांट टू ओपन और टू आउटसाइड वर्ल्ड. तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब एक तरह से है कि जो फॉरेन कंट्री के कारण या हमारी करेंसी वगैरह का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाहर के कारण, दुनिया के अदर पार्ट के कारण हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन हो रहा है. तो देखो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर. अब मान के चलो इसको क्या है, इंडियन रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है. सपोज करो कि रूपी 80 का $1 मिल रहा था, सपोज 80 का $1 मिल रहा आपका. अब ये इंडियन रूपी डेप्रिसिएट हो गया, इसका मतलब $84 देना पड़ 84 रूपी 85 रूपी देना पड़ रहा है $1 के लिए. इसका मतलब है पहले जो सामान एक $1 का आप सामान मंगा रहे थे तो 80 रूपी जस्ट पे करना पड़ रहा था. अब सेम $1 का सामान मंगा रहे हो तो $85 पे करना पड़ रहा है. इसका मतलब क्या ये इंपोर्टेड है इन्फ्लेशन? यस, ये सही है.
तो फर्स्ट आपका सही है, तो अभी ये हमारा हट गया। नेक्स्ट है राइज इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस। अब ये देखो सेम इसमें है कि क्रूड ऑयल प्राइस का मान के चलो कि सपोज करो कि $80 है, $80 पर बैरल। अब वो $90 पर बैरल हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी होगा, तो ये हट गया। नेक्स्ट है राइजिंग एक्सपोर्ट्स। अब आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहाँ है? इन्फ्लेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सपोज कि इन्फ्लेशन हो सकता है। यदि आप एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे, कोई चीज का कंट्री में डिमांड है और आप एक्सपोर्ट उसका बढ़ा दोगे, तो इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन वो इंपोर्टेड नहीं है, वो आपके एक इंटरनल कारण से आपका हो रहा है। तो ये 3 नहीं होगा, 1 एंड 2 होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द रेलवे कन्वेंशन कमिटी। अब ये देखा जाए तो ऐसे ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, लेकिन चूंकि अभी हाल में ओडिशा में आपने देखा रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको ये जानना चाहिए। सो ये कह रहा है कि इट इज कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे। नो, एक्चुअली ये जो कमिटी क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री कमिटी है, एडहॉक कमिटी है। एडहॉक कमिटी का मतलब क्या है कि जब जरूरत होता है तो इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है, जब जरूरत नहीं है तो उसको नहीं किया जाता है। तो इट इज ए कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट, तो यही गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें से 18 मेंबर्स होते हैं, 18 मेंबर्स में 12 जो होते हैं एलएस लोकसभा से होते हैं और 6 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और ये लोकसभा वाले जो स्पीकर उनको नॉमिनेट करेंगे, और ये जो राज्यसभा वाले जो चेयरमैन। तो ये फर्स्ट गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, इट इज एन एडहॉक कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू रिव्यू द रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेड नहीं, डिविडेंड, डिविडेंड, ओके, which is payable by the railway to the general revenue. Yes, ये सही है। Next, it suggests the level of appropriation to the various railway funds. Yes, ये भी सही है। Minister of Finance is a nominated member of the railway convention. ये भी सही है। तो आपका बी सी डी सही है, तो ए इसका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements. The financial bill of category B, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the consolidated fund of India. ये देखो, यदि एक आपका मनी बिल होता है और एक आपका फाइनेंस बिल होता है, वन और फाइनेंस ये सॉरी एक मनी बिल आपका होता है और एक फाइनेंस बिल कैटेगरी ए और फाइनेंस बिल कैटेगरी बी। अब फाइनेंस बिल कैटेगरी बी यदि है तो देखा जाए वो नॉर्मल बिल की तरह एक्ट करता है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि ये तो सही है, फर्स्ट सही है आपका। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बिल ऑफ कैटेगरी ए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, क्योंकि ये मनी बिल जैसा काम करता है, तो मनी बिल है तो आपको लोकसभा में ही प्रेजेंट करोगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये सेकंड भी सही है। थर्ड जो है, फाइनेंशियल बिल ऑफ कैटेगरी बी रिक्वायर्स रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नो, एक्चुअली ये नॉर्मल बिल की तरह होगा, तो इसको जरूरत नहीं। फाइनेंशियल बिल के ये इसमें जरूरत पड़ेगा, तो टी आपका यानी थर्ड आपका गलत है, तो आपका बी 1 एंड 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग और यूनियन टेरिटरीज हैज और हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कह रहा है कि कौन से इसमें से दिए हुए जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसमें देखो, पुदुचेरी में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। पुदुचेरी में है, पौंडीचेरी जिसको पहले कहते थे, तो 1 1 हो जाएगा, तो इसका ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, whether an object will float or sink in a liquid depends on। तो ये देखो कह रहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी पे, पिंड पे, कोई सॉरी ये कोई भी लिक्विड या द्रव पे या पानी में जो भी है वो तैरेगा या डूब जाएगा, इस किस पर निर्भर करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। नो, यदि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली डिपेंड करता तो हैवी जो आपके सबमरीन है, शिप है, ये डूब गए होते, तो ये नहीं है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओनली। अब ये यदि हम बी देखते हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नहीं, ये सिर्फ इस पर नहीं है। डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, यस, ये आपका जो है रिलेटिव डेंसिटी एक तरह से कह सकते हो कि इस ढंग से कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यदि पानी को अधिक हटा रहा हो अपने से, तो वो नहीं डूबेगा। मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। नो, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हाई से लो, ये तो जीनस देखो सबसे छोटा में से है, तो ये सबसे ये बड़ा इधर में हो जाएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस।
ठीक है, तो ये ए आपका सही हो जाएगा। तो इसका ए सही है। नेक्स्ट है, द डाइवर्जेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ। तो जो भारत में कर रहा है सीपीआई और डब्ल्यूआई के बीच अंतर किसके कारण है? तो ये फर्स्ट है, द बेस ईयर इज डिफरेंट। यस, दोनों के बेस ईयर ये डिफरेंट है। और एक तरह से सीपीआई में स्पेसिफिक जो आइटम्स एक तो डिफरेंट होते हैं, बेस भी डिफरेंट है और डिफरेंट भी आइटम्स भी होते हैं। सीपीआई में देखोगे प्राइमरी का ज्यादा होता है, फूड एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का। तो बेस ईयर डिफरेंट है। द वेटेज ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट, सही है। वेरिएशन इन द बेस इफेक्ट, ठीक है, ये भी। तो 1 2 3 बेस इफेक्ट का मतलब है कि पिछले साल का बेस क्या था, इसके आधार पे। तो ऑल 1 2 3 आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रॉड। अब कोई एक वर्टिकल रॉड है सपोज। अब बॉल का मतलब ये नॉर्मली, अब ये मत मानो कि इसमें ये प्रॉपर तरीका से बना हुआ, इसके ऊपर रखा हुआ है सपोज। अब इसके ऊपर रखा हुआ है तो वो स्टेबल नहीं है। हाँ, अब उसमें बोलो कि इस ढंग से है, उसमें बॉल में एक होल बना दो ताकि वो प्रॉपर फिट बैठे, तब दूसरी चीज है। लेकिन अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, तो जो बॉल इसके ऊपर रॉड पे रखे हुए हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम तो फॉर टाइम बीइंग है, लेकिन वो अनस्टेबल है। थोड़ा कुछ भी होगा वो तुरंत गिर जाएगा, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकता है। जैसे कभी भी कभी देखते हो कुछ ऐसे जो स्पोर्ट्स, ये जो जिम्नास्ट होते हैं या कुछ और जो आपको सर्कस में खेला दिखाने वाले, तो क्या है कि वो काफी प्रैक्टिस में ये रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोशन में सम टाइम या उनकी अलग प्रैक्टिस, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें करा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मेंशन नहीं है? द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहो, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही और सी अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। यस, ये है, ये मेंशन है, तो ये नहीं होगा हमारे आंसर में शामिल। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। यस, सही है ये जो है। नेक्स्ट है, द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो ये क्या है, जजेज इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड अदर एक्ट्स जो है वो 1968 के अंतर्गत है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग fundamental transformations of India's social order have significant implication for Indian democracy। जो भारत के सामाजिक व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत परिवर्तन में कर रहा भारतीय लोकतंत्र में इसका महत्व है? तो फर्स्ट है, द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिया इज इंडियाज लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटी। यस, सही है। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियाज लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ी है। इसी वजह से देखोगे कि बहुत सारे मायावती, ये सब सारी चीजें जो देखोगे कि वो पावर में आई, या फिर बहुत बार देखोगे कि मुस्लिम बल्क में वोट देते हैं, और ये तो ये कहीं ना कहीं उसमें से ये कंट्रीब्यूट किया है। राइजिंग लिटरेसी रेट, ये भी सही है। वाइडनिंग एक्सपोजर ऑफ द इंडियन इलेक्टोरेट टू मास मीडिया, कह रहा है कि वाइडनिंग एक्सपोजर ऑफ द इंडियन इलेक्टोरेट टू मास मीडिया। यस, ये भी सही है आपका। तो ऑल 1 2 3 ये इसने प्रभावित किया है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा, द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो इनका जो ग्राफ एक तरह से यानी संबंध जो है, तो नॉर्मल देखोगे क्या होता है, जो जब देखोगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा मतलब शुरू में देखो इन्फ्लेशन यदि बढ़ने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो फिर वो उस ढंग का ये नहीं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसका कारण क्या है, देखो मान के चलो कोई वस्तु है 20 रुपया में बिक रहा था, अब अचानक 22 रुपया 23 रुपया में बिकने लगेगा, तो जो सेलर हैं उनको फायदा हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको फायदा हो रहा है। तब वो क्या करेंगे, अधिक संख्या में अपने लेबर को हायर करेंगे, वर्कर को हायर करेंगे, और वो उससे उनका
इनकम बढ़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जब रहेगा तो फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो वो इसको फिलिप कर्व अप्रोच टू इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करा, द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो जो कह रहा है कि इसमें वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, तो ये जो आपका ए डी ई और के, एडेक जो है आपका है वो आपका फैट सोल्यूबल है और रेस्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है। तो आपका जो विटामिन सी जो है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये वाटर सोल्यूबल है और एक्सक्रीटेड यूरिन के थ्रू थोड़ा ये होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड का मतलब है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और या जो भी रूरल एरिया के जो लोग हैं। तो रीजनल रूरल बैंक, यस सही है, रीजनल रूरल बैंक जो है इसी कारण से बनेगी, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नहीं, नाबार्ड जो है, नाबार्ड रीफाइनेंसिंग है, नाबार्ड रीफाइनेंसिंग करता है। ओके, सो रीफाइनेंसिंग का काम है, ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है। तो टू जिसमें है हटा दो, टू जिसमें है हटा दो, तो हमारा ऐसे बन गया। लैंड डेवलपमेंट बैंक, यस ये होगा। तो 1 और 3, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटर। ये कह रहा कि कौन सी एक जो कंप्यूटर की भाषा है वो अनुदेशांतरक है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर का मतलब वो लैंग्वेज एक तरह से होता है जो डायरेक्ट कर सकते हो कि उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना किसी कंपाइलर और अदर सपोर्ट के, उसको आप डायरेक्ट इंटरप्रेट कर लेगा। यानी कि ये जो है पाइथन है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये बिना एक तरह से किसी असिस्टेंस के ये डायरेक्ट इसको, इसके कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सी इसका पाइथन होगा, पाइथन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन। तो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 19 ये 1881 में ये हुआ था। ये एक तरह से वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन के द्वारा हुआ था। जब इस एक्ट को पढ़ोगे ना तो बहुत मतलब बुरा ये सिचुएशन लगता है कि जो उस समय ये किया गया कि 7 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। समझ सकते हो कि उसके पहले जो 18, हाँ अब ऐसा नहीं है कि इसमें बंद हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस लाया कि अब 7 साल से कम के बच्चे को जो फैक्ट्री में हायर नहीं किया जाएगा, फैक्ट्री में काम नहीं किया जाएगा। और जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनको अधिकतम 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं। इसका मतलब सोचो कि 7 साल का बच्चा पहले था, उसको आप 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करवाते थे। तो इसमें यह किया गया कि एक तो 7 साल से कम के बच्चे इसमें अपॉइंट नहीं होंगे, हायर नहीं होंगे। और 7 से 12 साल जिनका उम्र है तो उनको 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा और 1 आवर का एटलीस्ट रेस्ट दिया जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज द मोस्ट रिडीमिंग फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो कह रहा है कि प्रांतीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की उत्तम विशेषता थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी इसमें फेडरेशन का कंसेप्ट था। तो जब फेडरेशन होता है, फेडरल सिस्टम होता है, तो स्टेट के पास ऑटोनॉमी होती है। जैसे इंडिया, एक्चुअली फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एक तरह से, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर टाइप का है। तो उसमें स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी है। हाँ, हमारे यहाँ जो है अमेरिकन फेडरेशन जैसा नहीं है, हमारे यहाँ डिफरेंट है। तो ये बी इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट 5 जो है मैथ्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप 1 इसमें है, इसमें 2 3, इसमें 4 5 6, इसमें 7 8 9 10। अब नेक्स्ट जो चलेगा तो उसमें 11 12 13 14 15, फिर उसे ही 16 17 ऐसे चलते जाएगा। इसका मतलब कह रहा कि जैसे देखो इसमें 1 है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, नेक्स्ट में 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही। तो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर एट 11th ग्रुप। अब देखो, तो 10 ग्रुप का यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये करोगे तो 10 × 11/2, इसका मतलब 55 होगा। तो 10 तक जब करोगे तो 55 होगा। तो जो 11th ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, 56 57
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये इसमें 11 होगा। अब देखो जो 61 है ये बीच का है, तो ये सारे को करोगे तो इनका एवरेज 61 आएगा। आप अब यहां तक ले आए तो नहीं कुछ आता तो आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर लोगे कि सबको जोड़ दो, अदरवाइज ये करोगे तो 61 इसका एवरेज होगा। तो 61 इंटू 11 कर दो, तो 61 इंटू 11 तो 10 से करोगे तो 610 और प्लस 61 कर दो तो 176, यानी 671 हो जाएगा। तो ये बस इसमें से आपको स्ट्रक्चर बनाना था, अदरवाइज ये बन गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वेयर प्लेड, एवरी टीम प्लेड वन मैच विद ईच अदर टीम, हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप। का रहा टोटल 153 मैचेज हुए। अब जो 153 मैचेज जो हुए उसमें से हर टीम जो है एक दूसरे से खेला, यानी कि इसका मतलब क्या है, NC2 होगा। तो NC2 तो इसका मतलब n इंटू n माइनस 1 और बाई 2 इक्वल टू आपका 153 हो जाएगा। अब देखो n इंटू n बाई 2, अब इसमें से रख करके सपोज किसी को देखो तो 21 सपोज रखते हो तो 21 इंटू 20/2 करोगे बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी ये 10 हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब 18 को रख के देखो तो 18 इंटू 17 और बाई 2, तो ये 9 और 17 इंटू 9 153 होता है। इसका मतलब आपका बी हो गया। अब मान के चलो यहां भी नहीं मिलता तो फिर आप इसको देखते, अब इसको देखो 17 इंटू, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8, तो 136 आता है, तो ये नहीं होगा। ओके, सो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 5 0 6 7 विदाउट रिपीटेशन। तो ये इसमें कह रहा कि ये जो है 1 5 0 6 7 से नंबर बनाना, लेकिन वो डिविजिबल 10 से होना चाहिए विदाउट रिपीटेशन। तो ये देखो 4 डिजिट का बनाना है। अब ये यहां तो हमेशा 0 रहेगा, ये तो फिक्स है 10 से डिविजिबल होने के लिए। अब इसमें क्या है, 4 तरीका से कर सकते हो, इसमें 3 तरीका से, इसमें 2 तरीके से, और ये तो सिंगल 1 ही रहेगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 24, तो ये ए हो गया। नेक्स्ट 24 नंबर, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आइटम्स। एक जो शॉपकीपर है, एक जो दुकानदार है, वो कहता है कि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 280 रुपी इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, तो 280 है। अब मार्क प्राइस 280 है, ऑन सेलिंग तो ये इस पर ही देगा वो 10% डिस्काउंट। ऑन सेलिंग दिस आइटम द शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो देखो पहले इसका 10% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 280 में से 28 माइनस करोगे तो 252 हो गया। अब 252 क्या है, 252 जो है इसमें वन, ये 26% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 126% है। 126% इज 252, तो 100% कितना हो जाएगा, 252 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 100, तो ये करोगे तो 2 होगा। तो 200 इसका जो है प्राइस जो है, वो आइटम का कॉस्ट प्राइस जो है 200 है, तो सी इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है पेपर 1 में, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ लॉस ऑफ 5% टू ए प्रॉफिट ऑफ 5%, अ शॉपकीपर रेजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 500, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। अब एक नॉर्मल इसको देखो कि जो पहले एक, अब वो लॉजिक नहीं है, हम एक जस्ट रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको ये नहीं करोगे कि ये वाला लॉजिक हमेशा लगा दोगे, नहीं, ये लॉजिक नहीं लगाओगे। इसमें ऐसे सिंपली देखो 5% लॉस हो रहा था, अब 5% उसको प्रॉफिट कर दो रहे हो, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 5% प्लस 5% 10% हो रहा है। 10% इसका मतलब क्या है कि 10% यदि 500 है तो वो 5000 होना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या होगा कि इनिशियली इसका
देखोगे कि 4750 रुपीज यदि प्राइस था, मान के चलो 4750 में बिक रहा है और प्राइस इसका कॉस्ट जो था वो 5000 था, तो ये 5% का नुकसान हो रहा है। अब इसमें 500 जोड़ दो, 500 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5250, तो अब क्या होगा 5% प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि ये हमने जस्ट समझ के लिए किया है, लेकिन वो लॉजिक नहीं लगा दो कि 10%, क्योंकि वो करेंगे तो चेंज हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। ओके, यानी पेपर 2 में जो दो टॉपिक है, ये हमने टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला दिया है कि हो सकता है ये आपको रिपोर्ट में भी लिखना आ सकता है। ठीक है, रिपोर्ट में भी लिखना आ सकता है, और इसको मॉडिफाई करके हमेशा मैं बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक जो है उसको तीनों एंगल से देखो, उसको रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। तो इंडिया टारगेट टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब इस पर आपको एक्चुअल में ऐसे लिखना है, और लेकिन आपको रिपोर्ट भी यदि ये आए तो रिपोर्ट भी लिख सकते हो, और आर्गुमेंट रहेगा तो इंडिया मिस्ड द टारगेट, या इंडियन इकोनॉमी विल फॉर एग्जांपल विल नॉट रीच, और ये विल रीच। एक्चुअल में देखो ये अभी इस बार वो टारगेट बढ़ाया, शायद कुछ और मान के जो 29 है, तो हो सकता है ये दे दे कि इंडियन इकोनॉमी विल नॉट अचीव द टारगेट इन 2019। तो इसको आपको फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना है, लेकिन ये हम ऐसे के फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसे के रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोज हु आर रेडी टू टेक चैलेंजेस देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत बार जैसे आप अजय एग्जाम में ही कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, होगा सिलेक्शन नहीं होगा ये चीजें, अब उसके चक्कर में रिस्क इन द सेंस की सोचते हैं नहीं ठीक है रहने दो जो होगा। तो थोड़ा सा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है एक्स्ट्रा पुश करने के लिए तैयार हो, अपना टाइम एनर्जी डिवोट करने के लिए तैयार हो, तो जरूर आपका सिलेक्शन होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क जो लेने के लिए तैयार है, तो ये इसको दोनों को आपको लिखना है। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।